देखो कल हमने वेलोसिटी तक कर लिया था, जल्दी बताओ, कल हमने वेलोसिटी तक कवर कर लिया था, बोलो हाँ या ना फटाफट। ठीक है, कर लिया था। ठीक है, तो अब एक बात को ध्यान रखना, तुमने एक चीज ऑब्जर्व की, एक चीज ऑब्जर्व की, मान लो एक शेल की रेडियस अगर मेरी आर है, ध्यान से सुनना। हाँ वेलोसिटी के ग्राफ मैंने देख लिए थे, सबने सही बनाए थे। ठीक है, सिंपल देते अभी करवा दूंगा दोबारा। ठीक है, अगर पहली R1 की रेडियस आर है, ठीक है आर है मान लो, ठीक है इसको मैं आर कर देता हूँ आर। ठीक है, तो मुझे बता दो R2 की रेडियस क्या होगी, सेम उसमें जल्दी बता दो क्या होगी, R2 की रेडियस क्या होगी जल्दी बता दो। अगर पहले की रेडियस आर है तो दूसरे की 4R होगी, सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तीसरे की क्या होगी, तीसरे की क्या होगी, जल्दी बोलो, 9R। समझ रहे हो मतलब क्या हो गया, रेडियस मेरा देख रहे हो कितना जल्दी बढ़ रहा है, मतलब कि R2R नहीं हुआ। लेकिन वेलोसिटी का देखो, मान लो पहली शेल में वेलोसिटी v है, ठीक है, पहली शेल में अगर वेलोसिटी, पहली शेल में अगर वेलोसिटी v है तो दूसरी शेल में कितनी है, v/2। तीसरी में कितनी है, तीसरी में कितनी है, v/3। तो ये वाला ट्रेंड समझ रहे हो ना, कि रेडियस मेरा कैसे बढ़ रहा है और मेरी वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है। इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। ठीक है, तो टाइम पीरियड में ध्यान दो। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड कुछ भी नहीं होता कि मुझे ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, भाई टाइम पीरियड होता है। इतनी बात क्लियर है सबको, मतलब कि एक रेवोल्यूशन कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा, वही मेरा टाइम पीरियड होगा। तो अगर मुझे एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस देख लूंगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो वहां से मेरा टाइम निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। टाइम पीरियड यही तो था कि मुझे एक रेवोल्यूशन कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, और वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं टोटल डिस्टेंस कितना है उसको वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं, वहां से मेरा क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो देखो डिस्टेंस मेरा टोटल कितना है, 2πr के इक्वल, बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस मेरा क्या है, 2πr, पेरीमीटर ही होता है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, v। ठीक है, अगर मैं nth शेल की बात कर रहा हूँ तो मैं रेडियस को आर एन बोल सकता हूँ, मतलब nth शेल, कोई भी शेल की बात कर रहा हूँ तो उसकी आर एन रेडियस होगी और वेलोसिटी वी एन होगी। अब गली का बच्चा बच्चा जानता है, तुम्हारे गली का बच्चा बच्चा मतलब ड्रॉपर में, कि आर एन का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n² बाय z, बोलो हाँ या ना। और वी एन का फॉर्मूला क्या होता है, 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लोगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर वैल्यूज पुट कर लोगे, लेकिन ये बात को ध्यान रखना, अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में रखना है, तो इस वजह से हम उसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में था ना, उसको मीटर में जरूर कन्वर्ट करना है। बाकी तुम्हें डेरिवेशन नहीं, तुम्हें बस समझना है एक बार डेरिवेशन, उसके बाद चाहे भूल जाओ। ठीक है, अगर पेपर में तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम निकाल सकते हो, इसलिए डेरिवेशन हम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जो मेरी सारी कॉन्स्टेंट टर्म्स है सारी, ठीक है, उनको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन हमारा इस पे कोई लेना देना नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि ये क्या, किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे इनवर्सली, और कितनी पावर। तो हमें क्या पता चलता है, मेरा टाइम पीरियड क्या, मेरा टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z²। तुम्हें टाइम पीरियड में बस ये वाली बात को ध्यान है, इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो n के 3 टाइम्स, मतलब कि 3 पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और z के स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। अगर बता दो टाइम पीरियड ये है, तो मेरी अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जस्ट इसका रिवर्स, बोलो हाँ या ना। तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, टाइम पीरियड याद रखना, फ्रीक्वेंसी याद मत रखना। ठीक है, वो अपने वहां पर करना, वरना दोनों याद रखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड याद रखना, एन के डायरेक्टली जेड के इनवर्सली। ठीक है, और एक क्यूब है और स्क्वायर, ये तो याद रहता है, हम ये भूल जाते हैं जेड ऊपर आएगा या एन ऊपर आएगा। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हो, ध्यान दे दो इधर देखो, तुम्हें अच्छे से पता है टाइम पीरियड 2πr/v होता है, तो r n² होता है और v z/n होता है, तो n² के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n³ हो जाएगा। थोड़ा मतलब ओरली भी तुम इसको डिराइव कर सकते हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट हो, याद कर सकते हो तो याद कर लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को कर दो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को कर दो फटाफट। ठीक है बेटा, ये वाले ग्राफ है वेलोसिटी के, देख लो, सबने सही बनाए थे ना, बाकी मैंने लगभग सबके देख लिए थे, सही थे। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा हाइट, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, सबने यही बनाए थे वेलोसिटी के, जो मैंने कल दिए थे। एक बार चेक कर लो सब, बाकी मैंने सबके कर ही लिए थे। ठीक है, एक आधा कोई रह गया हो तो एक बार चेक कर लो, जिसने ना भेजे, सबने यही बनाए थे, देख लो।
ठीक है, किसी का कोई गलत है ये बता दो, किसी का कोई गलत है समझ ना आ रहा हो वो भी बता दो ताकि मैं बता दूं एक बार। ठीक है, सबके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हें मैं। ठीक है, टाइम पीरियड पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तो टाइम पीरियड पे क्वेश्चन कर लो फटाफट। क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। टाइम पीरियड निकालना है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, रिवॉल्विंग इन फिफ्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन 10th शेल ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन इज टी सेकेंड। इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो। इस क्वेश्चन को कर दो। इस क्वेश्चन को करने में हार्डली 20 सेकंड लगने चाहिए। जल्दी कर दो इसको। कुछ भी नहीं करना, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर का डायरेक्टली क्वेश्चन है तो दोनों का रेशियो ले लो बस। अभी तक मुझे एक आंसर की कंसिस्टेंसी नहीं मिली। मुझे ऐसे आंसर मिल रहे हैं 30-40% एक आंसर मिल रहा है, 30-40 एक मिल रहा है, और बाकी तो 5% 10% ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो लगभग सबने कर लिया, तो आंसर देखते हैं क्या। ठीक है, तो आंसर है मेरा 9/8 टी। देखो सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था। n1 क्यूब बाय n2 क्यूब इंटू z2 स्क्वायर बाय z1 स्क्वायर। ये सारा मैंने तुम्हें कल सिखा ही रखा है कैसे वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें बस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, तो तुमने कहीं पर कुछ गलती की होगी तो आंसर 9/8 आए। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तुमने कहाँ गलती की, आंसर पहले लिख लो और उसके बाद टैली चेक कर लेना कि तुम्हारी गलती क्या थी। ठीक है, एक बार सोल्व करके देखना दोबारा से आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हाँ बेटा 1.125 टी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया, कुछ गलती मिल गई सबको जहां जो जो गलती कर रहे थे। ठीक है, तो गलती मत करना कभी। तुम यहाँ पर ये कई बच्चों ने स्क्वायर करना भूल गए, कई बच्चे क्यूब करना भूल गए, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन तुम यहाँ पर भी गलती कर जाते हो। तो इस वजह से कहते हैं कि कोई भी ये मत सोचो कि इजी टॉपिक है मैं कर लूंगा, हर चीज की प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, समझ गए, बढ़े आगे, बोलो आगे बढ़े। ठीक है बेटा, ऐसे क्यूब स्क्वायर में गलतियां मत करो। ठीक है, उसके बाद हम एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एनर्जी की बात करते हैं। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान से सुनो। मेरा ये है, ठीक है, मैं सेंटर में न्यूक्लियस हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस हो, तुम सारे बच्चे हो, तुम मेरे आसपास घूम रहे हो। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास इस टाइम कौन कौन सी एनर्जी होगी। एक तो तुम्हारे पास कुछ वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी होगी तो तुम्हारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी तो गली का बच्चा बच्चा जानता है, तुम्हारे छोटे भाई बहन भी जानते होंगे, वो हाफ एमवी स्क्वायर होती है। बोलो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ये तुम अच्छे से जानते हो क्या होती है, जो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रही है वो क्या है, Q1 Q2 बाय R। ठीक है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बतानी है, अगर टोटल बतानी है तो कुछ भी नहीं करना, दोनों को ऐड करना है। बोलो हाँ या ना। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाय आर, समझ रहे हो ना। Q1 मेरा क्या हो जाएगा E, और Z Q2 क्या हो जाएगा ZE, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ZE स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2। बोलो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब एक बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, तुम्हें अच्छा पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो मैं अगर, क्योंकि मुझे एनर्जी में साइन के साथ लेना होता है, तो यहाँ पर मेरा नेगेटिव भी आएगा। बोलो समझे नहीं समझे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो, हम कौन सी बोर के एक पोस्टुलेट पे जाएंगे जहां पर हम mv स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में। ठीक है, तो देखो mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, याद है ये सबको। ठीक है, मतलब हमने ये चीज कहां पढ़ी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं वहां से mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। अगर मैं निकाल सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा, समझ रहे हो। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो अब मुझे बता दो, ये वाली टर्म सेम हो गई, बोलो ये वाली टर्म सेम हो गई मेरी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे -1 में से प्लस हाफ माइनस करना है, क्योंकि ये तो मैं कॉमन ले लूंगा। तो अगर मैं -1/2 में से हाफ को माइनस करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, -1/2। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर। मतलब क्या हो गया, मेरी जो टोटल एनर्जी होगी ना, टोटल एनर्जी, ठीक है, वो टोटल एनर्जी मेरी -12 के जेड ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। बेटा माइनस इसलिए आया क्योंकि जब हम देखो के Q1 Q2 लेंगे ना, Q1 मेरा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा ZE। ठीक है, तो एनर्जी में हम साइन के साथ लेते होते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया।
बोलो क्लियर है? ठीक है गरिमा? ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें जो सबसे बड़ी चीज ऑब्जर्व करनी है ना, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताना क्या है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरी क्या आई है? के जेड ई स्क्वायर बाय आर इंटू हाफ, यही आई है, बोलो हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये रही, देखो समझ रहे हो? अब मुझे बता दो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आई है? जस्ट इसका माइनस ही तो आया है, ध्यान से देखो, माइनस लग गया, बाकी तो सेम है, ठीक है। और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी देखनी हो, पोटेंशियल एनर्जी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या है? ये मतलब कि इसका अगर मैं डबल कर दूं, इसका अगर मैं डबल कर दूं पोटेंशियल, इसका अगर मैं डबल कर दूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, बोलो हाँ या ना? ये हाफ है ना, तो मैं डबल कर दूंगा। तो मैं एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है? मेरी जो काइनेटिक टोटल एनर्जी है, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, और जो मेरी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का माइनस है, दोनों एक दूसरे के माइनस है ना, नेगेटिव है। तो मतलब कि ये रिलेशन, ध्यान से सुनो, ये रिलेशन कोई भी नहीं भूलेगा। देखो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बस एक माइनस का फर्क है, ठीक है, मतलब कि बस वो नेगेटिव का फर्क है। और जो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो टोटल एनर्जी है वो इसका हाफ है, देखो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरी टोटल एनर्जी, तुम कंपेयर करके देखो, यहाँ पर हाफ आ रहा है, वहां 1 आ रहा है, मतलब कि टोटल एनर्जी क्या है? हाफ है पोटेंशियल एनर्जी के। तो मतलब क्या होगा? टोटल एनर्जी हाफ होगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो तीनों में एक ही रिलेशन बन गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ रखा है, नीट वालों के भी, जेई वालों के भी। तो ये रिलेशन को सब ध्यान रखेंगे। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो इतनी बात समझिए, ठीक है। अब मुझे ये देखो, ये तो भी मैंने टोटल एनर्जी निकाल ली, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की, उनका रिलेशंस क्या है। अब हम देखेंगे बोहर की रेडियस में इनकी वैल्यूज क्या है, समझ रहे हो? मतलब कि अभी तो मैंने इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाला है। बेटा काइनेटिक एनर्जी तो कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं हो सकती, पर आप सोच के देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो ना हो, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी तो कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं आएगी, अगर आ गई तो समझ लो तुमने कुछ गलती की है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अभी मैंने इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाला है, ठीक है, अभी मैंने इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाला है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे nth शेल में इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अभी तो मैंने इन तीनों के बीच में कंपैरिजन किया क्या क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल ही चीज है, ठीक है। बाकी हम इसकी डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, हमें बस क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज को समझना है, ठीक है। मतलब आया क्या, देखो, अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, टोटल एनर्जी मेरी क्या आई है? ये आई है, ठीक है, टोटल एनर्जी आई है, ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैं, याद करो, आर एन की वैल्यू सबको याद है, हमारा क्या आती थी? आर एन की वैल्यू ये आती थी, बोलो हाँ या ना? आर एन की वैल्यू बोलो, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 0.529 मेरी कहां से आती है, मतलब मैं बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू ले आऊंगा आर एन की, जहां पर मैं अभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी नहीं रखी, तुम्हें याद नहीं रखना, ठीक है, कभी ऐसा मत सोचो कि याद करना है। तो अगर मैं यहाँ से आर एन की वैल्यू, तो याद है ना, इसी को सोल्व करके मेरा ये आता था, लेकिन ओरिजिनल तो यही था ना, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, ये तो हमारा क्या था, आगे हमने निकाला था। तो ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू अगर मैं इस आर में पुट कर दूंगा, तो मेरा एक रिलेशन बनेगा, जिसको अगर हम पूरा सोल्व कर देंगे, ठीक है, हम सोल्व पर नहीं जा रहे, जब हम उसको पूरा सोल्व कर देंगे, मेरा कुछ एक ये रिलेशन बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। इतना बड़ा सा ये कांस्टेंट टर्म होगी, और साथ में ये आएगा, वही बिल्कुल प्रोसेस वही है। अब हम इन कांस्टेंट, सारी कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ध्यान देना, वैल्यूज पुट करने में मेरी वैल्यू क्या आएगी? -13.6, लेकिन ये किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ध्यान देना, हमने यहाँ पर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाला है, क्यों? क्योंकि मेरा क्या होता है, मैंने इससे टोटल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाला है, क्योंकि जनरली हम यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ही लेते हैं। तुमने अभी तक देख लिया होगा, हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो यूनिट है वो ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। बाकी अगर किसी को इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें अच्छे से आता है जूल में कन्वर्ट करना, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी। रट्टा नहीं मारना, एक याद रख लो, दूसरी तुम अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें जूल में निकालना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको बस मल्टीप्लाई करना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो तुम्हारी जूल में वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात समझ रहे हो? तो तुम एक ही याद रख लो, दूसरी अपने आप वहां पर डिराइव कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है, समझ गए? बेटा तुम्हें पूरी डेरिवेशन में नहीं जाना, बस मैं तुम्हें हिंट दिया कि कैसे निकाला है, तुम्हें इन द एंड ये फॉर्मूला याद रखना है बस, टोटल एनर्जी का, ठीक है। ई एन का मेरा ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेरिवेशन में नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें जरूरत ही नहीं है, बस मैं तुम्हें हिंट दे रहा था कि कैसे करते हैं, ठीक है। वैल्यू वहां से निकाल के वहां पुट करना है। बेटा कुछ भी नहीं किया,
टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी है। बस जो हमारा आर था ना पीछे निकाला था, उसकी वैल्यू यहां से निकाल के यहाँ पुट कर दी, उसको सोल्व कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में कम से कम बर्डन रखो ताकि तुम इजीली क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है बेटा, ये है 2, यहाँ पर है 2, ये रहा 2। ठीक है, ये बेटा यहाँ पर EN इसके पैर में आना है। ठीक है, पैर में उसने ऊपर लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हो? तो EN का ये गलती से भी भूल मत जाना। तो EN क्या आ जाएगा, -13.6 Z²/n²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, समझ रहे हो? n²/z² आता है बेटा, इसने गलत क्यों लिख दिया ये? ठीक है, तो यहाँ पर n²/z² आएगा। ठीक है, n²/z²। रुको 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 रुको, नहीं वही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, Z²/n² ही आएगा। ठीक है, यही आएगा यही आएगा। ठीक है, ये बच्चे ऐसे मुझे कंफ्यूज मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर EN की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, अगर आप मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो बस यहाँ पर मुझे प्लस कर देना है। समझ रहे हो? ठीक है, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पर बस प्लस कर दोगे। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है टोटल एनर्जी जो होता है वो मेरा काइनेटिक एनर्जी का जस्ट नेगेटिव होता है। तो अगर मेरी टोटल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जस्ट इसका नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। ठीक है, बोलो। और अगर मुझे ध्यान से बताना, यहाँ पर बेटा इसने बहुत गलतियां कर रखी है। ठीक है, तो मैं इसके वाले नोट्स अभी बंद करता हूँ। ठीक है, इस बच्चे ने गलती कर रखी है, कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके पे आते इसने सही लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ इसने सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना। इधर अगर मैं आ जाऊं, ध्यान से सुनो। मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तुम्हें अच्छे से पता है टोटल एनर्जी की क्या होती है, टोटल एनर्जी की डबल होती है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इसका ट्वाइस कर देना है, वहां से मेरी पोटेंशियल एनर्जी आए। बोलो इतनी बात समझिए। मतलब कि अगर मैं एनर्जी बोलूं टोटल एनर्जी तो मेरी ये है, काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो बस माइनस का प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो जस्ट इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो? मैंने ऊपर वो रिलेशन करवाई दिए, तो उसमें तो कोई घबराने वाली बात है। बोलो क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब एक बात पर तुमने गौर किया, एक बात पर गौर देना। ठीक है, ध्यान देना, जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, ठीक है, विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, जो मेरी शेल की एनर्जी है ना वो इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? मतलब कि जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे देखा जाए तो मेरी n की वैल्यू बढ़ाने पे एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव साइन की वजह से मेरी n की वैल्यू बढ़ रही है। समझ रहे हो ना? मतलब कि अगर मेरा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है, तो मैं जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है, e की वैल्यू कम होगी, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव साइन मेरी n की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है नेगेटिव में मेरा जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो रीजन क्या है? नेगेटिव साइन। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। बोलो समझ रहे हो? बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अगर हम मैं इस चीज पर ध्यान दूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बात है कि ये इंक्रीज क्यों हो रही है, तो मुझे एक बात बताओ। ठीक है, मान लो मैं इनफाइनाइट पर हूं, ठीक है, जब मैं इनफाइनाइट पर हूं तो तुम मुझे एक बात बता दो, जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं, ठीक है, न्यूक्लियस के पास जा रहा हूं, तुम्हें अच्छे से पता है जब मैं ऊपर से नीचे जंप करूंगा एनर्जी लेवल्स में तो मैं एनर्जी रिलीज करूंगा। बोलो हाँ या ना। बोलो मैं एनर्जी रिलीज करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ तो मैं एनर्जी रिलीज करता हूँ। मैंने तुम्हें कल बताया था, नीचे से ऊपर जाने पे गेन करूंगा, ऊपर से नीचे आने पे रिलीज करूंगा। ठीक है, तो जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा एनर्जी रिलीज करूंगा। अगर एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। समझ रहे हो ना? मान लो मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, मैं रास्ते में नोट फेंकता जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं फेंकता जा रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे अपनी अमीरी कम करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ मैं एनर्जी को रिलीज करता हूँ। अगर एनर्जी को रिलीज करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा एनर्जी जो नीचे है ना वो सबसे कम होगी, जैसे जैसे बाहर आता जाऊंगा मेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इस बात का ध्यान देना, हम इन्फिनिटी पे हमारी एनर्जी को जीरो लेते हैं। क्यों जीरो लेते हैं? क्योंकि उस टाइम पर मेरा जो न्यूक्लियस होता है वो मेरे ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, फोर्स ही नहीं लगा रहा, तो मेरा फोर्स अगर उसका मेरे ऊपर जीरो है तो एनर्जी भी जीरो होगी। समझ रहे हो? अगर मेरे ऊपर किसी की बंदिश ही नहीं है तो मुझे क्या लेना देना? ठीक है, मतलब क्या हो गया? अगर मेरे पे कोई फोर्स ही नहीं है न्यूक्लियस का, तो अगर फोर्स भी नहीं है तो एनर्जी भी नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी भी जीरो होगी। तो इनफाइनाइट पर हम हमेशा क्या मान के चलते हैं? न्यूक्लियर जो मेरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो जीरो होती है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो?
इतनी बात समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान रखना। ठीक है, एक तरह से तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाता है, ठीक है, वो अट्रैक्शन को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। अगर अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये तो तुम भाई अच्छे से जानते हो, अगर मेरे ऊपर कोई अट्रैक्शन आ रही है तो मैं एनर्जी को रिलीज करूंगा। इतनी बात सबको पता ही है, पता है ना। अट्रैक्शन से हमेशा स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि मेरी एनर्जी डिक्रीज होती है। बेटा हम यहाँ पर सारी एनर्जीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरली हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। डिक्रीज सब में हो रहा है, मतलब जो ट्रेंड है वो सब में, तीनों में सेम रहेगा, लेकिन हम यहाँ टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि नेगेटिव साइन जो होता है वो ईएन का, वो क्या मतलब होता है उसका, मतलब कि व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ईएन फॉर हाइड्रोजन मीन, ठीक है। मतलब कि उसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सा, वैसे मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, एक बार बस पढ़ देता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, अभी मैं तुम्हें ये चीज समझा चुका हूँ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी जीरो लेते हैं, अभी मैंने तुम्हें समझा दिया, बोलो हाँ या ना। ये वाली बात मैंने तुम्हें बता दी, जब इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो हम क्या मानते हैं, उसकी जीरो है, ठीक है। अब मेरा मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि वो एन इन्फिनिटी है, ठीक है। मतलब कि अभी जब वो उसके चुंगल में ही नहीं आया अभी तक, मतलब उसके जाल में फंसा ही नहीं है, तो वो उससे बहुत दूर है, तो हम क्या मान लेते हैं, वो एन इन्फिनिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ही नहीं है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो न्यूक्लियस है वो आयनाइज्ड है। ऑब्वियस सी बात है, आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल देता हूँ न्यूक्लियस से, ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ, बेटा मैं ये ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, बेटा मैं यहाँ ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। तो न्यू जब हम यहाँ पर हम सारी की सारी टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ये जो बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने टोटल एनर्जी ही निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान दो, जब मैं इन्फिनिटी पे होऊंगा मेरा इलेक्ट्रॉन, एक बात बताओ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी पे है, मतलब मुझे दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो क्या आप बताओ, इस इलेक्ट्रॉन का इससे कोई लेना देना है? जब तक इन दोनों की शादी ही नहीं हुई, जब एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको आयनाइज्ड न्यूक्लियस बोल सकता हूँ, या आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। आयनाइज्ड का मतलब ये होता है ना कि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब इसके चुंगल में ही नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस से, ठीक है, तो एनर्जी को धीरे धीरे एमिट करता रहता है, एमिट करता जाता है, और उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। ये मैं सारी बातों में बता चुका, ठीक है, ठीक है। अब एक बात को ध्यान देना, तुम्हें अच्छे से एक चीज की बात पता होगी, एक चीज बात पता होगी, ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन, ठीक है, ये मेरी स्टेबिलिटी के बारे में ही बता रहा है, ध्यान से सुनना। जितनी मेरी एनर्जी कम होती है, तुम्हें अच्छे से पता है, मैं ज्यादा स्टेबल होता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं सबसे ज्यादा स्टेबल कब होऊंगा, जब मैं न्यूक्लियस के पास होऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरी जो वैल्यू है वो सबसे छोटी आ रही है, समझ रहे हो। तो द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन डिपिक्ट्स द स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द रेफरेंस, मतलब कि जो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, उसके रिलेटिव में मेरी एनर्जी सबसे स्टेबल। तो अगर मैं देखूं, मैं सबसे स्टेबल कहां पर रहूंगा, जब मैं न्यूक्लियस के पास रहूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस क्या पॉजिटिव चार्ज, मैं हूं नेगेटिव चार्ज, तो मैं जितना हो सके मैं न्यूक्लियस के पास जाऊंगा, ताकि मैं उसके पास रह सकूं, अट्रैक्शन बढ़िया हो सके। अगर अट्रैक्शन बढ़िया हो सकेगी तो क्या होगा, मैं ज्यादा स्टेबल रहूंगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जहां ज्यादा प्यार होता है वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ है, तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या हो गया, अपने घर में, ठीक है, अपने घर में, ठीक है, अपने घर में सबसे ज्यादा स्टेबल है। और अपने घर में उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा यहाँ पर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पर जेड की वैल्यू भी 1 आई है, ठीक है। बेटा इन्फिनिटी पे तो वो उसका है ही नहीं, इन्फिनिटी पे तो भाई वो उससे पराया हो चुका है, मतलब कि वो निकल चुका है, मतलब कि उससे इलेक्ट्रॉन का मतलब ही नहीं है, उस एटम से जानता ही नहीं उसको, मतलब उनका डाइवोर्स हो चुका है, वो मूव ऑन कर चुके हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये मेरी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट मेरी सबसे स्टेबल होती है, जहां पर मेरी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आया, ठीक है, Z²/n² होता है ना, Z की वैल्यू भी 1 होगी, n की वैल्यू भी 1 होगी, तो मेरा क्या हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम ना तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। वो ब्रह्मास्त्र कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने पिछले साल ये वाले नोट्स पढ़े हुए हैं, वो भी इस चीज को जरूर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, तुम्हारे क्वेश्चंस का टाइम को आधा कर देगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मतलब इजी चीज है, लेकिन अगर हम वो चीज को थोड़ा याद रख लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो,
हाइड्रोजन एटम के केस में अगर मैं बात करूं, Z1 होता है, सबको पता है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो मैं एनर्जी का फॉर्मूला ये बना सकता हूँ, क्योंकि Z की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ना फर्स्ट शेल की एनर्जी, सेकंड की, थर्ड की, मतलब थर्ड तक की तो याद रख लूंगा। जब मैं वो याद रख लूंगा ना, तुम्हारे आंसर्स इतनी जल्दी आएंगे ना क्वेश्चंस के। जब तुम डीपीपी करोगे ना, जब मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम ओरली क्वेश्चंस को करोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिखने से तुम्हें याद जल्दी होता है। ठीक है, तो मतलब पेपर में भी निकाल सकते हो वैल्यू, कोई वो नहीं है। फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 आएगी, ऑब्वियस सी बात है, इनकी वैल्यू 1। सेकंड शेल की एनर्जी डिवाइड बाय 4 करो, तो मतलब तुम्हें पेपर में भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें वैल्यू याद रह गई ना, तो भाई ये लगा लो कि तुम्हारा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आधा टाइम बच जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखो, तो वो होती है -3.4। ठीक है, थर्ड शेल की बात करोगे तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -1.51। फोर्थ की बात करोगे तो 16 से डिवाइड, -8.5। मतलब ये पहली तीन वैल्यू पहली तो याद होती है, तो मैं इसको तो काउंट ही नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद की दो वैल्यूज है ना, हो सके तो तीनों कर लो। ठीक है, 2, 3, 4। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें क्या कहूंगा, 2, 3 की तो पक्का कर लो। अगर तुमने याद कर ली तो तुम्हारे क्वेश्चन इतनी आसानी से होंगे, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले गारंटी दी थी, उसके बाद प्रूफ भी हुआ किया था, तो यहाँ पर भी मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। ठीक है, बाकी भूल भी जाओ तो निकाल सकते हो, कोई वो नहीं है कि जरूरी है। ठीक है, वो नहीं है कि फोर्सफुली कह रहा हूँ कि याद करो, तुम्हारा फायदा इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अब इसके डायग्राम छोड़ो, अब दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, जो जिसने साफ कर रखे हम उसके डायग्राम उठाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना इधर। ठीक है, तो इधर देखो, इधर ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ की एनर्जी लेवल की एनर्जी पता है मुझे, ठीक है, इसकी भी एनर्जी पता है, इसकी भी एनर्जी पता है। तुम यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरी एनर्जी के बीच का गैप कम होता जा रहा है। देख रहे हो, पहले दो के बीच का एनर्जी गैप कितना है, इन दोनों को माइनस करो, 10.2। फिर ऊपर वाले दो का गैप कितना है, और कम हो गया। ठीक है, फिर ऊपर गया और कम हो गया, फिर धीरे धीरे जाके धीरे धीरे जाके धीरे धीरे जाके इतना कम हो जाएगा कि जब मैं इन्फिनिटी पे अप्रोच करूंगा ना, तो मेरा वो गैप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मतलब मेरी जो लाइंस हो जाएगी ना, वो एक दूसरे में मर्ज करने लग जाएगी। बोलो, समझ रहे हो? इसी को हम बोलते हैं जब मेरी क्वांटम क्लासिक्स को अप्रोच कर जाती है। ठीक है, मतलब वो चीज छोड़ो, तुम्हारे लिए अभी थोड़ी हाई लेवल की बात होगी, तो उस चीज को छोड़ो। बाकी बस ये ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाता हूँ ना, मेरा क्या होता है, मेरा जो स्पेसिंग होती है ना लाइंस के बीच में, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। वो तुम्हें यहाँ से प्रूव भी हो रहा है। ठीक है, तो जब भी तुम ग्राफ बनाओगे ना, हमेशा ऐसे बनाना, पहली लाइन यहाँ है, दूसरी लाइन यहाँ है, फिर धीरे धीरे उनके बीच का गैप कम करते रहना। ठीक है, अगर तुम ऐसे बनाने की प्रैक्टिस ऐसे करोगे ना, तो पेपर में तुम्हें याद रहेगा। कई बच्चों को लगता है बना तो मैं ऐसे ही देता हूँ बराबर देके, तो जिसकी वजह से वो फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी स्पेस एनर्जी डायग्राम बनाओगे तो ऐसे ही बनाना कि ऊपर जाते जाते मेरा एनर्जी का गैप कम होता जा रहा है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ध्यान से सुनो, तुम्हें ये दो वैल्यूज भी पक्का याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें एग्जाम में एक्सपर्ट मतलब कि बहुत तगड़ा करना है, अगर तुमने सोच रखा है मैंने ड्रॉप किया है, तो भाई मैं तो पेपर को फाड़ डालूंगा बिल्कुल। अगर ये सोच रखा है, तो तुम्हें कुछ एनर्जी के गैप का भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर तुम वैसे माइनस भी कर सकते हो, अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देखूं तो मेरा कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड का गैप देखूं तो 12.09। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ का देखूं 12.75। तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइंस बता देता हूँ जो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर कर सकते हो, धक्का नहीं है, वरना माइनस करके निकाल सकते हो। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये वाली वैल्यू, ये तीन वैल्यू अगर तुमने याद रख ली ना, तुम्हारे क्वेश्चन इतनी फटाकेदार से होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए बार बार इस चीज पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ना क्वेश्चन को आसान करना चाहता हूँ बाकी कंपैरिजन में। तो अगर ये वैल्यू तुम्हें याद हो गई ना, और ये याद कैसे होगी, क्लास के बाद इन वैल्यूज को खुद डिराइव करना, मतलब कि सोल्व करना। जब सोल्व करोगे ना, अपने आप याद होगी। दो बार सोल्व करोगे, तीसरी बार याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो जैसे 13.6, 1, 2, 3 ये वैल्यू, और ये चौथी, ये चार वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये 1, 2, 3 ये वैल्यूज तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, नहीं भी है तो कोई वो नहीं है कि तुम बाकी से पीछे हो गए, बस जिसने एक स्टेप आगे होना है वो याद रख लेना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए मैंने ये सारी स्पेसिंग्स निकाल दी, तो अगर मुझे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जो जो मेरी सारी वैल्यूज आई है उनको Z² से मल्टीप्लाई तो करना है।
समझ रहे हो? मतलब जेड स्क्वायर से ही तो मल्टीप्लाई करना है, और तो बाकी तो सब सेम है। वहां पर जेड की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर अगर मुझे बाकी सबके लिए भी निकालनी है ना, अगर मान लो मुझे इन दोनों के बीच मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन की वैल्यू निकालो, उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात? सारे शॉर्टकट बता रहा हूँ, वहां पर तुम्हारे डीपीपी और क्वेश्चन में बहुत कम आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर वैल्यू तुम याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं कर रख सकते तो कोई नहीं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस टाइम की बचत हो सकती है तुम्हारी, वो मैं करवाना चाहता हूँ, कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर मुझे गैप की बात करनी है, 10.2 था ना उसमें, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी वैल्यू आ जाएगी। बोलो समझ गए इतनी बात? बोलो हाँ या ना, समझ गए? ठीक है, ठीक है, डीपीपी दूंगा, वहां पर तुम्हें क्लियर होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि ये तुम याद रख लो। ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखना, बच्चे जो गलती करते हैं, अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलता हूँ ना, कई बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को मतलब मान लेते हैं n इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 1 नहीं होती, ध्यान रखना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो स्टेट जब मैं एक्साइट करके पहली बार एक्साइट हुआ, तो मैं पहली बार जब एक्साइट होऊंगा तो मैं सेकंड लेवल पे जाऊंगा। ठीक है, तो मेरी ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, गलती मत करना इस बात पर, इसलिए मैंने यहाँ नोट में लिखवा रखी है ये बात। ग्राउंड स्टेट होते हैं n इक्वल टू 1, जब मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलता हूँ तो n इक्वल टू 2 होती है। ठीक है, तो कोई भी इस बात में गलती नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब तुम्हारे से मेहनत करवाने वाला हूं मैं, मुझे ग्राफ बना के दिखा दो। ग्राफ भाई मेरा भी फेवरेट चीज है, और जो एग्जामिनर होता है उसके भी फेवरेट होते हैं। तो तुम्हें अब ग्राफ बना के देना है मुझे, en वर्सेस n के बीच में। ध्यान से सुनो, मैं जो जो ग्राफ बोल रहा हूँ वो बना दो मुझे। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ बना दो मुझे en वर्सेस n स्क्वायर के बीच का ग्राफ बना दो, en वर्सेस n स्क्वायर कीपिंग z कांस्टेंट। अगर मैं n स्क्वायर के और en के बीच का ग्राफ पूछ रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है z कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम पर मैं दो वेरिएबल्स का ग्राफ नहीं बना सकता। तो en वर्सेस n स्क्वायर का ग्राफ बना दो एक बार, फटाफट बना दो। en वर्सेस n स्क्वायर, बहुत बढ़िया। नेहा थोड़ी सी गलती कर दी आपने, एक बार सोचो दोबारा से, आंसर बता दो क्या बनेगा। डन नहीं, आंसर बताओ कैसा बनेगा। कैसा बनेगा? ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, एक बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया, बाकियों ने भी सही दिया, लेकिन वो मुझे एग्जैक्ट नहीं बता रहे। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे en वर्सेस n स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो मतलब en को मैं क्या मानूंगा, y। ठीक है, और n स्क्वायर को क्या मानूंगा मैं, x। n स्क्वायर को x मानूंगा क्योंकि n स्क्वायर का बनाना है। ये मेरा क्या बनेगा, m। तो ये मेरा कैसा बन गया, y इज इक्वल टू k बाई एक्स। बोलो, या मैं क्या बोल सकता हूँ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स। तो अब तुम्हें दिख रहा है कैसा ग्राफ बनेगा? अब सबको दिख गया? अब सबको चमक गया? जो बच्चे स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, जो पैराबोला बोल रहे हैं, आप तो समझिए कैसा बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन ध्यान से सुनो, अभी तक जितनों ने भी मुझे आंसर दिया ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो सारे बच्चे अभी भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है? मतलब कि हो सकता है उन्होंने सही सोचा हो, लेकिन अगर उन्होंने सही सोचा होता वो मुझे यहाँ पर बताते। ध्यान दो, यहाँ पर मेरा नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। और अगर ये है तो मेरा जो इसका पैराबोला बनेगा ना, मतलब हाइपरबोला, वो बनेगा जरूर ऐसा। ठीक है, बनेगा ऐसा, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा। वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा? क्योंकि एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वाई एक्सिस नेगेटिव वाला लेंगे, तो वो बनेगा मेरा कहां पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? समझ गए? बोलो। मतलब ये क्या हो गया, जिन्होंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला था वो उन्होंने सही बोला, लेकिन वो क्वाड्रेंट पक्का 100% है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते। एक दो बच्चे थे जिन्होंने सोचा होगा कि फोर्थ में बनेगा, बाकी लगभग सबने ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना दिया होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या गलती थी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, उसके बाद मैं अगर तुम्हें बोलूं en वर्सेस 1/n स्क्वायर का बना दो, en वर्सेस 1/n स्क्वायर का बना दो, इसका ग्राफ बना दो फटाफट, कैसा बनेगा फटाफट बना दो, en वर्सेस 1/n स्क्वायर का ग्राफ। अब टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वाड्रेंट भी बताना है अब तुम्हें, क्वाड्रेंट के साथ बताओगे कौन सा तुम्हारा क्वाड्रेंट यूज हुआ है।
ठीक है, अब सब समझ गए भाई, बढ़िया, अब सब समझ गए हैं, सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये मेरा 1 बाय जो एन स्क्वायर है वो एक्स बन गया, ठीक है, अगर ये मेरा एक्स है, ठीक है, ये मेरा वाई है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एम। सबको स्लोप भी पता होनी चाहिए, स्लोप क्या होगी, ठीक है, तो मैं स्लोप पर फोकस नहीं दे रहा क्योंकि इतना तो तुम्हें आइडिया होता ही है। ठीक है, ये मेरा एम होगा, स्लोप होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, तो मेरा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन इन द कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ रहे हो, क्योंकि एनर्जी बेटा, एनर्जी मेरा वाई एक्सिस पे है ना, तो एनर्जी मेरी हर वक्त नेगेटिव ही आ रही है, तो नेगेटिव आ रही है मतलब मेरी यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो मैं z की वैल्यू, n की वैल्यू जो भी पुट करूंगा वो मेरी ऐसे बना देगा। बोलो क्लियर है इतनी बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं ग्राफ बना दो en वर्सेस z, en वर्सेस z का ग्राफ बना दो, कैसा बनेगा, en वर्सेस z का ग्राफ बना दो, कैसा बनेगा, फटाफट बना दो, en वर्सेस z का बना दो, कैसा बनेगा, फटाफट बना दो बेटा, कैसा बनेगा विद क्वाड्रेंट। बेटा एनर्जी में क्वाड्रेंट बहुत जरूरी है, बाकी में क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते। ये नेगेटिव पॉजिटिव से बहुत खेला खेला जाता है तुम्हारे साथ, तो वो खेला ना खेले, तो इसका ध्यान रखो। तो सबने बना लिया, सबको समझ आ रहा है क्या बनेगा, बोलो। तो क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बताने की जरूरत तो नहीं है बेटा। कई बच्चों को कंफ्यूजन है, क्वाड्रेंट ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, कई बच्चों को मुझे लग रहा है इसमें भी कंफ्यूजन है। ठीक है, समझ गए बेटा। जेड का पूछा अभी मैंने, जेड का। अगर अब मैं तुम्हें जेड स्क्वायर का बोल दूं, ई वर्सेस जेड स्क्वायर का, अब जल्दी बता दो, ई वर्सेस जेड स्क्वायर का बोल दो, दोनों बता देता हूँ, चलो ज्योति बता रहा हूँ, दोनों इकट्ठे बता दो। पैराबोला बताता हूँ कैसे बनेगा, पहले एक बार चलो मुझे ये वाला बता दो। अगर मैं en वर्सेस जेड स्क्वायर का पूछ रहा हूँ तो कैसा बनेगा, en वर्सेस जेड स्क्वायर का। बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत बढ़िया बच्चे हो। तुम तो भाई बस ये लगा लो कि लाइन पर हो एक तरह से अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, मतलब कि तुम बस किस्मत अच्छी नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी उस टाइम पर, वरना तुम भाई सब डिजर्विंग लग रहे हो मुझे, आंसर बहुत बढ़िया देते हो तुम जल्दी से। ठीक है, मतलब सब, मतलब इतने सारे बच्चे हो चुके हैं, मुझे नाम भी उनका ध्यान मुश्किल हो रहा है, मतलब कि सारे बच्चे पार्ट लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो पहले मैं बताता हूँ en वर्सेस z की बात करता हूँ, तो ध्यान से सुनो। en मेरा क्या बेटा, जो भी मैं बोलता हूँ ना जिसके बीच में ग्राफ, उसको x और y बना दिया करो। ठीक है, अगर ये मेरा z को क्या मान रहा हूँ x, तो ये मेरा z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, बाकी सारा मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये मेरा कैसा बन गया, y इक्वल टू mx स्क्वायर, और y इक्वल टू mx स्क्वायर गली का बच्चा बच्चा जानता है कैसा होता है पैराबोला। अब समझ गया, जिसको गलती समझ नहीं आया था बोलो, समझ गए, माइनस mx स्क्वायर बनेगा ये, तो ये मेरा फोर्थ में बनेगा, बोलो समझ गए। ठीक है बेटा, ये मेरा पैराबोला ग्राफ होता है जिसको नहीं पता। ठीक है, y इक्वल टू mx स्क्वायर का जब भी बनता है पैराबोला। ठीक है, अभी बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसा बनेगा देखो। ठीक है, ऐसा बनेगा, अभी मैं सारे दिखा दूंगा आगे नोट्स में, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ। अगर अब मैं बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो, अगर अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसके बीच का और जेड स्क्वायर के बीच में, तो ये मेरा y हो गया, तो ये मेरा पूरा जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, x, तो ये मेरा कैसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू mx, तो भाई तुम्हारे भाई बहन बच्चा बच्चा गली गली का सब जानते हैं इसकी लाइन कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ रहे हो, जो भी तुमसे पूछा जाए उसको x और y के टर्म्स में लिख दो। ठीक है, बस उसके बाद तुम्हें देखना ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारा आंसर तुम्हारे यही दे देगी, ये वाली इक्वेशन। बोलो समझ गए। अब जिन जिन बच्चों को टेपना है वो टेप सकता है, लो ग्राफ तुम्हारे आगे बना हुआ दिख जाएगा। ये पहला ग्राफ, ठीक है, थोड़ा लाइट हो रखा है, ये दूसरा ग्राफ, ठीक है, उसके बाद ये तीसरा ग्राफ, ठीक है, और ये चौथा ग्राफ। ठीक है, ये इसने गलत बना दिया, यहाँ से निकलेगा पैराबोला बनेगा। ठीक है, यहाँ से बनेगा जैसे भी मैंने बना के दिखाया। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ट्विस्ट डाल दूं, ट्विस्ट, मुझे बता दो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, अगर मैं n का बनाने 1/n का बनाने को दूं, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/n स्क्वायर का दे दूं, चलो छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/n स्क्वायर का बनाना है, तो कैसा बनेगा जल्दी बता दो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/n स्क्वायर, फटाफट। अब टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, तुम्हारी मैंने बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी है, उस तारीफ को तुम खरे उतरना पड़ेगा तुम्हें क्वाड्रेंट के साथ।
हाँ बहुत बढ़िया बचवा। ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी तो भाई जिंदगी में नेगेटिव नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी तो भाई हमेशा पॉजिटिव। तो जो जो ग्राफ तुमने अभी फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनाए थे सब सेम बनेंगे, बस क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, बस क्वाड्रेंट तुम्हारे फर्स्ट में आ जाएंगे सब, समझ रहे हो, मतलब कि ग्राफ का टाइप सेम होगा, सारे उठ के अपने ऊपर वाले ग्राफ में आ जाएंगे, ठीक है। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, हम ग्राफ को ना डोटेड से बनाएंगे जब हम जीरो के पास लेके जाएंगे, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी कंसेप्ट की क्लियरिटी चाहता हूँ, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसा बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, जब मैं एन की वैल्यू जीरो करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि एन की वैल्यू जब मैं जीरो करता हूँ, ठीक है, या मैं इसकी वैल्यू जीरो करता हूँ तो मेरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, वो तो होती नहीं है, ठीक है। रेस्ट पर तो ऐसे जाता नहीं, घूमता ही रहता है, तो हम यहाँ पे डोटेड से दिखा देते हैं, बस इसलिए कि हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया, ठीक है, समझ गए। बाकी इतनी, अगर मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस 1/n² ग्राफ पूछूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस 1/n² ग्राफ पूछूं, कैसा बनेगा, जल्दी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस 1/n² ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी बोल दो। बहुत बढ़िया। अब एक बात बता दो, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं मैं अगर, ठीक है, और किसका बना रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, और वो भी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस 1/n², ठीक है, और टोटल एनर्जी वर्सेस 1/n², समझ रहे हो। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम मुझे एक चीज बताना, ठीक है। मेरा एक है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को मैं जनरली ई से लिख देता हूँ, वर्सेस 1/n² बना रहा हूँ अगर मैं, ठीक है, और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, बेटा बहुत बढ़िया, अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं बोला पूरा, तुमने आंसर भी दे दिया, मतलब भाई समझदार बच्चे बहुत हो तुम। इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, अगर सब कुछ सेम है, ग्राफ सेम बन रहा है, क्वाड्रेंट सेम है, तो डिफरेंट क्या है, हाँ स्लोप का। और स्लोप क्या डिफरेंट है, स्लोप की वैल्यू बताना, स्लोप की वैल्यू बता दो मुझे, पोटेंशियल एनर्जी में कितनी आएगी और टोटल एनर्जी में कितनी आएगी, पहले ये बता दो। टोटल एनर्जी में, टोटल एनर्जी में वैल्यू, बेटा वैल्यू, टोटल एनर्जी में वैल्यू कितनी आएगी, -13.6, ठीक है। Z² भी बेटा, Z² मत बोलो ना, मैंने Z की वैल्यू 1 तो बोली नहीं, ठीक है। और अगर मैं उसकी बोलूं पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो क्या हो जाएगी, -27.2 Z²। बोलो खेला समझ गए बेटा, भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें पढ़ा के, तुम बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो, मजा आ रहा है, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी के ये रहे सारे ग्राफ, ठीक है, नोट्स भेज दूंगा, समझा तो दिए मैंने, ये सारे ग्राफ तुम्हारे सामने ही है, बस ये देखो यहाँ पर मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, रीजन भी बता चुका हूँ क्यों दिखाया, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम जीरो वो नहीं कर सकते, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है हमने उसको यहाँ डॉटेड से दिखाया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, वो खत्म कर लेते हैं आज, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे पता है ग्राउंड स्टेट क्या होती है, तो छोड़ो, ये तो बकवास चीज है। एक्साइटेड स्टेट भी तुम्हें पता है क्या होती है, छोड़ो, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, कि मुझे कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए, समझ रहे हो, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे यहाँ पहुंचना है, तो मुझे यहाँ से यहाँ पर पहुंचना है, तो मुझे यहाँ से यहाँ पर पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। बोलो समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, समझ गए, ठीक है। अब एक होती है डी एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो डी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, कितनी एनर्जी चाहिए मुझे ऊपर से नीचे आने पे रिलीज करूंगा, मतलब कि डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मैं एनर्जी रिलीज करूंगा, उसको हम क्या बोलूंगा, डी एक्साइटेशन एनर्जी। अब मुझे एक बार कोई बताएगा, देखते हैं किस किस को याद हुई है, मुझे बता दो, अगर मुझे हाइड्रोजन एटम के केस में E2 से E1 पे आना है, भाई क्वेश्चन तो बोलने दो मुझे, भाई बहुत तेज हो गए हो तुम सही में, मतलब कि सब ऐसा, तुम्हें मेरा माइंड रीड करना भी आ गया। अगर मुझे सेकंड से फर्स्ट पे आना है तो मुझे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, सही में यार लाजवाब बच्चे हो तुम, मजा आ रहा है भाई बहुत, मैंने क्वेश्चन से पहले आंसर दे दिया तुमने। अगर मुझे थर्ड से फर्स्ट पे आना है तो देखते हैं, अब देखते हैं किसका ज्यादा सोचा है किसी ने, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर मुझे थर्ड से सेकंड पे आना है, थर्ड से सेकंड पे आना है, थर्ड से सेकंड पे आना है, भाई लाजवाब यार, मजा आ गया सही में, शाबाशी, मतलब मेरी तरफ से शाबाशी है तुम सबको, ठीक है।
मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम अभी से याद करके बैठ गए हो। मतलब दिख रहा है तुम्हारे अंदर कितनी विल पावर है। ठीक है, तो ऐसी इस विल पावर को जाने मत देना। ठीक है, तो इस विल पावर को जाने मत देना। बहुत बढ़िया कर रहे हो, यकीन मानो, मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ा के। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं तुमसे पूछ लूं, ध्यान देना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये तो तुम्हें पता ही चल गई। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लूं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो तुम्हें क्या करना है, बस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए ना, मैं तुम्हें शॉर्टकट बताया था, सीधा कुछ नहीं, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो जेड स्क्वायर बेटा, जेड नहीं, यहाँ पर तुम गलती कर जाते हो, जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा बेटा आज मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा, वो डीपीपी करके जो तुम्हें मजा आएगा ना, अगर जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट्स बताए वो तुमने अगर कर लिए, तो भाई तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार एटॉमिक में तो यार कुछ है ही नहीं, मैं पेन के उठाऊं, ऐसा तो तुम्हें फील आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल जैसे हम गाइड कर रहे हैं सारे टीचर्स, बिल्कुल वैसे करते रहोगे तो मतलब तुम्हारे कोई नहीं रोक सकता तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाने से। ठीक है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक है, कुछ भी नहीं है, मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकाल के बाहर फेंक देना है। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, मुझे अपनी किंगडम है ना, न्यूक्लियस की किंगडम है, किंगडम मतलब राजा है न्यूक्लियस, उसके किंगडम होती है जहां पर उसकी फील्ड होती है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मतलब जैसे राजा की किंगडम होती है, उसका राज्य होता है। ठीक है, वो उसकी फील्ड होती है पूरी, तो न्यूक्लियस की भी एक फील्ड होती है जो उसके, जहां पर वो फोर्स लगाता है। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को उसके बाहर फेंक दूंगा, जहां पर अब वो इलेक्ट्रॉन क्या के ऊपर किसी कोई हक ही नहीं रहा, मतलब उसको राज्य से बाहर निकाल दिया, तो वो आयनाइज हो चुका है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में। और तुम्हें अच्छे से पता है, हम यहाँ पर तो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, और उसमें तो हमेशा मेरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल होगी वो n इक्वल टू 1 नहीं होगी जनरली। समझ रहे हो, हमारी वैलेंस शेल की n इक्वल टू 1 नहीं होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, वो तो n इक्वल टू 1 में ही रहता है ना। बोलो, इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक बात। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू 1 होगी। अब देखो, मुझे अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है ना, तो कुछ भी नहीं करना, जो शेल की एनर्जी है ना, उसका नेगेटिव हटा दो बस। ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को उस शेल से निकालना है, तो मतलब एक तरह से लगा लो कि मान लो एक बंदा यहाँ पर अटका पड़ा है, ठीक है, उसको मुझे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं किडनैपर्स। अगर मुझे उसको छुटवाना है तो मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना उसको। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरे शेल की एनर्जी है -13.6, अगर मुझे उसको रिलीज करवाना है तो मुझे +13.6 देनी पड़ेगी, और मेरा इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो, मतलब हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, मुझे क्या करना है, इनडायरेक्टली अगर मैं निकालना चाहूं, निकालते ऐसे हैं कि इन्फिनिटी में से वैलेंस शेल की एनर्जी माइनस करते हैं, तो इन्फिनिटी की एनर्जी होती है 0, वैलेंस शेल की एनर्जी होती है -13.6, और ये बीच में माइनस 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 प्लस। तो अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, उस शेल की एनर्जी का माइनस हटा के प्लस लगा देना, ठीक है, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे यही हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए निकालना हो, तो कुछ भी नहीं, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? बोलो बोलो, समझ रहे हो? समझ रहे हो सब? ठीक है, अब देखो, एक होती है बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान देना, बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फर्क है। बाइंडिंग एनर्जी होती है मुझे इलेक्ट्रॉन को किसी भी शेल से निकालना है, समझ रहे हो, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या, मुझे वैलेंस शेल से निकालना है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना, एक हो गया मुझे वैलेंस शेल से निकालना है, एक हो गया मुझे किसी भी शेल से निकालना है, वो मेरी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या हाइड्रोजन के लिए मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो तो n इक्वल टू 1 से ही होगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या, वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल तो 1 ही है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन को पहले फर्स्ट से सेकंड पे ले जाऊं, और फिर सेकंड से निकलवाऊं। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, मेरे को सेकंड से भी निकाल सकता हूँ, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, किसी से भी। अब एक बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी में n की वैल्यू 1 ले लूं, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बोलो हाँ या ना। बाइंडिंग एनर्जी है, किसी भी शेल से निकालो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से निकाल रहा हूं, तो वो क्या हो गई मेरी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी कुछ भी नहीं है, वही है, एक सिस्टम वही है कि मुझे बस जो मेरी नेगेटिव वैल्यू है ना उसको पॉजिटिव कर दो। इनडायरेक्टली मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं मोड कर दूं ना, मोड उस nth शेल की एनर्जी का मोड कर दूं, मोड मतलब इनडायरेक्टली यही हो गया ना, साइन बदल दूं, बात एक है, कैसे भी कान को पकड़ लूं, एक ही बात है।
ठीक है, या तो मैं नेगेटिव का पॉजिटिव कर दूं या मोड लगा दूं, एक ही बात, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए तुम्हें पता Z की वैल्यू 1 होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए यहाँ पर Z² भी आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं है। मान लो तुम्हें मैं फिफ्थ शेल से पूछ रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी बताओ, तो कुछ भी नहीं, फिफ्थ शेल की एनर्जी निकाल लो, ठीक है, उसके आगे प्लस लगा दो, बस यही करना है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं सेकंड शेल की बाइंडिंग एनर्जी बता दो हाइड्रोजन के लिए, कोई बताएगा? 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। सेकंड शेल हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी बता दो। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? 3.4, ठीक है। थर्ड के लिए बता दो, थर्ड के लिए बता दो, थर्ड के लिए 1.51, बहुत बढ़िया। फोर्थ के लिए बता दो, फोर्थ के लिए बता दो 0.85, ठीक है। समझ रहे हो कितना आसान है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब अभी तुम्हें कुछ सोल्व नहीं करना पड़ेगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, और वो वैल्यूज याद कर ली तुमने 3-4, ठीक है, वरना तुम बार बार सोल्व करोगे। तो ध्यान दो, अगर मैं n की वैल्यू 1 कर देता हूँ तो मेरी बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाती है। बोलो समझ गए? अब बेटा इन क्वेश्चन को कर दो बिना पेन उठाए, तुम्हें अब खुद मजा आने लगेगा। तुम्हें मैं डेमो दे देता हूँ, अभी जाते जाते 1-2 डेमो दे जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट पॉसिबल ऑफ हाइड्रोजन? -6.8 + 6.8 -3.4 + 13.6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? अब मुझे बता दो कौन सी इनमें से चारों में से पॉसिबल है। पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ये दोनों तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, तो इनको तो काटा, आंखें बंद करके मार दो। क्यों? बता दो, रीजन बता दो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये दोनों कभी नहीं हो सकती। ये बता दो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये दोनों कभी नहीं हो सकती। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 0 होती है, 0 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। तो ये +6.8 कहां से होगी? सपने में भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी इन दोनों में से तुम खुद सोचो, मैंने तो तुम्हें 4 वैल्यूज याद करवाई है, उनमें उनमें ये 6.8 आई थी? कोई 6.8 आई थी? नहीं आई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी। समझ गए? पेन उठाना पड़ा, कुछ भी सोल्व करना पड़ा? कुछ भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल ऑफ बेरिलियम 3+ आयन? ठीक है, मुझे बता दो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। बेरिलियम 3+ आयन है, ठीक है, उसमें मुझे बतानी है इलेक्ट्रॉन की कौन सी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। बेटा बस फॉर्मूले में ना वो 13.6 की जगह 27.2 कर दो, बाकी सब सही हो जाएगा। 27.2 इंटू क्या हो जाएगा? Z² बाय n², वो वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से पता है, Z² लगा देना बस, आगे मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद, ठीक है। तो फटाफट बता दो क्या वैल्यू होगी। तो फॉर्मूला ही लगाना है, कुछ भी नहीं है, बाकी इसको बिना पेन के भी कर सकते हो, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो तुम गलती कर जाओगे, इसलिए पेन उठा लेना थोड़ा सा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो बिना पेन के भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने एनर्जी नहीं पूछा ना, मैंने पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया। कुछ भी नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, -27.2 इंटू Z² बाय n², ठीक है। तो इन कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, सारी वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू यही आ जाएगी कि -27.2 ही हो सकती है, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर बेटा यहाँ 4 शेल आना होगा वैसे, चलो कोई नहीं, तुम वैसे भी देख सकते थे, ठीक है। बाकी चलो टाइम हो गया, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आज मैं तुम्हें डीपी भी दे दूंगा इसकी।